नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। मैं हूं आशीष सिन्हा। कौन होगा अमेरिका का सुपर बॉस? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टर्स के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे अमेरिका के 50 राज्यों में वोटिंग शुरू हुई है। रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला है। अमेरिका के 16 करोड़ वोटर व्हाइट हाउस के सुपर बॉस के लिए चुनाव करेंगे। सुपर पावर अमेरिका के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। अगर रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप जीते तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और अगर कमला हैरिस जीती तो अमेरिका में 248 साल के बाद इतिहास को रचेंगी। अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति पद पर नहीं पहुंची है। हालांकि 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति का चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन उन्हें ट्रंप के सामने हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कमला हैरिस काफी मजबूत नजर आ रही हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। 17 राज्यों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मुकाबला है। अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में अभी सुबह के 6 बजे हैं। 8 राज्यों में वोटिंग शुरू हो गई है। तो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया इसमें शामिल हैं, जहां पर अब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। And we're going to make America great again. कमला रचेंगी इतिहास या ट्रंप करेंगे कमाल? किसके पक्ष में होगा 270 का जादुई आंकड़ा? स्विंग स्टेट में अब की बार किसके हाथ बाजी? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा? क्या कमला हैरिस इतिहास रचेंगी या फिर ट्रंप करेंगे कमाल? अमेरिकी चुनाव से जुड़े ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। अब फैसला अमेरिकी जनता के हाथ में है। 50 राज्यों में आज 538 इलेक्टर्स के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। जिसके हाथ 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट का जादुई आंकड़ा लगेगा, वही सुपर पावर अमेरिका का सुपर बॉस होगा और व्हाइट हाउस में राज करेगा। पॉप स्टार से लेकर कई हाई प्रोफाइल नेता कमला हैरिस के पाले में खड़े हैं, जबकि एलन मस्क और मेल गिब्सन जैसी नामचीन हस्तियां ट्रंप के समर्थन में खड़ी हैं। वोटिंग से पहले सर्वे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। चुनाव इतना करीबी है कि एक चूक से डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से किसी को भी फायदा हो सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि पिछली बार चुनाव में हारने वाला तत्कालीन राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनेगा। दूसरी तरफ अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी। 248 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंची है। इस वक्त दुनिया जब युद्ध के चक्रव्यूह में फंसी हुई है और विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तब सभी की नजरें अमेरिकी चुनाव पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के एकदम खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो जीते तो यूक्रेन को मदद देना बंद कर देंगे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर वो जीतते हैं तो यूक्रेन से कहेंगे कि रूस के साथ समझौता करे या फिर अपनी लड़ाई खुद लड़े। जबकि कमला हैरिस यूक्रेन और इजराइल को पूरी मदद के पक्ष में है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को लेकर 17 राज्यों में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। इन राज्यों में 600 नेशनल गार्ड्स कॉर्प्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। FBI ने चुनावी प्रक्रिया पर 24 घंटे निगरानी के लिए वॉशिंगटन में नेशनल इलेक्शन कमांड पोस्ट तैयार किया है। ट्रंप ने चुनाव में अमेरिका की खराब आर्थिक हालत और अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, जबकि कमला हैरिस ने महिला अधिकारों और गर्भपात कानून के मुद्दों को उठाया है। अब देखना यह है कि अमेरिका की जनता किसे चुनती है और स्विंग स्टेट में बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा, इसी पर डिबेट की चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अंचल मल्होत्रा जी हैं, पूर्व राजदूत हैं। हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल AK सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अंचल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो वोटिंग करने की जो प्रक्रिया है, यानी मतदान करने की प्रक्रिया है, वो ठीक शाम 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू हो गई है और अमेरिका में इस समय सुबह के 6 बज रहे होंगे जब वोटिंग शुरू हुई है। ये मतदान जो है वो कब तक चलेगा और जो परिणाम है वो कितने दिनों में आएंगे? जानकारों का मानना है कि इस बार जो परिणाम है उसे फाइनल परिणाम आने में कुछ समय लग सकता है। 50 स्टेट्स हैं, कुछ अभी वोटिंग होगी, फिर उसके बाद काउंटिंग होती है। ऑलरेडी 75 मिलियन, काफ़ी 7 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो ऑलरेडी वोट्स जो हैं बैलेट उससे बाय पोस्टल या इन पर्सन वोटिंग हो चुकी है। बट जो लास्ट रिपोर्ट मैंने देखी थी उसके हिसाब से इसके आने में समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि ओवरऑल पिक्चर पहले क्लियर हो जाए कल तक। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे काउंटिंग में देर भी हो सकती है। तो अक्सर तो जल्दी आ जाता है, परिणाम जल्दी ही आ जाते हैं, बहुत देर नहीं लगती है जी। लेकिन इस बार अभी जो हाल ही की रिपोर्ट्स कह रही कि शायद फाइनल टैली जिसे बोलते हैं हम जी, जो ऑफिशियल टैली है उसके आने में समय लग सकता है। उसके आने में समय लग सकता है। संजय जी, एक सवाल बड़ा सीधा सा जो भारतीयों के मन में होगा कि भारतीयों की जो मतदान की प्रणाली है उससे अमेरिका में जो मतदान चल रहा है वो किस तरह से अलग है और वहां मतदान की प्रणाली क्या होती है? और आशीष, देखिए काफ़ी फर्क है। और मेरे ख्याल अगर हम दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करें तो देखिए भारत की अपनी एक रूपरेखा है ये इलेक्शंस कराने की, और अमेरिका की एक अलग तरीका है, और उनका तरीका भी सक्सेसफुल है और हमारा भी तरीका सक्सेसफुल है। तो मैं पहले तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट देना चाहूँगा जी। कि मेरे ख्याल कंपैरिजन उचित नहीं रहेगा करने को, क्योंकि दो अलग देश हैं, दोनों डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन मेरे ख्याल वहाँ पर जो सिस्टम है वो उनके लिहाज से अच्छा है और हमारा सिस्टम हमारे लिहाज से अच्छा है। लेकिन सिस्टम किस तरह का है संजय जी, ये भारतीय जानना चाहेंगे कि अगर मतदान हो रहा है तो वहां पर सिस्टम किस तरह से काम करता है? और देखिए, जितनी मेरी नॉलेज है, पहली बात हमारा सिस्टम में सबसे बड़ी चीज ये है कि पहली बात हर इंडिविजुअल का वोट एक तो काउंट करता है। और हमारे में क्या है कि पूरा देश वोट जब करता है तो उसमें क्या है कि टोटल वोट्स काउंट होते हैं, वो हम सबको पता है। और हर जो भी MPs नॉमिनेट किए जाते हैं, जिस जो हमारे क्षेत्र बटे हुए हैं, मान लिए यूपी के अंदर मान लिए 70 या 80 सीट्स हैं, तो उसमें जितने भी MPs हैं, जो भी MP वहाँ जीतेगा जिस पार्टी का है, तो उसके मुताबिक उसके वोट बढ़ते जाएंगे। और जो जिस पार्टी के लार्जेस्ट वोट्स हैं वो फिर उनका पार्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है। हमारा सिस्टम बहुत क्लियर है। उनका जो सिस्टम है, देखिए उनके जितने भी स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स में उनका एक इलेक्टोरल सिस्टम है। और उसमें क्या है कि जैसे अब पेंसिल्वेनिया है, वो सब, और ये 7 स्टेट्स हैं खासकर, उनको वो बोलते हैं वो स्विंग स्टेट्स हैं। तो वहां पर हर इंडिविजुअल वोट का जो है वो काउंट जरूर है, लेकिन वो क्या है कि वो एक स्टेट में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को वो इंडिविजुअल को इलेक्शन मिल रहा है, तो उस लिहाज से थोड़ा फर्क है। वहां पर रिप्रेजेंटेशन स्टेट वाइज ज्यादा है, हमारे में एक इंडिविजुअल के तौर पे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क तो है कि हमारे में तो ये EVM मशीन से वोटिंग होती है, तो रिजल्ट एक दिन के अंदर पूरा साफ हो जाता है। वहां पर बैलेट बॉक्सेस हैं, और मेरे को कई बार आश्चर्य जनित ये होता है, हमारी तो जनसंख्या ज्यादा है और हम इतने अच्छे तरीके से EVM के जरिए इतनी अच्छी वोटिंग सिस्टम करा सकते हैं, और फिर हमारा जो एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर रिजल्ट, एक दिन के अंदर ही पूरा रिजल्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बैलेट बॉक्सेस हैं, दूसरा एक और सिस्टम में है कि वहां पर ऑलरेडी कई लोगों ने तो वोट डाल दिए हैं, जैसे एम्बेसडर अच्छा भी बोल रहे थे जी कि कई लोगों के वो पोस्टल या जो पेपर वोट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि सिस्टम वाइज अगर देखा जाए तो मेरे को तो अपने भारतीय सिस्टम में फुल प्रूफ लगता है, बेहतर है। हर इंडिविजुअल को उसमें पार्टिसिपेशन की एक महत्वपूर्ण लगता है कि उसका वोट लगता है कि मैं प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया या अपने MP को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। पहली बात तो जो वोटिंग सिस्टम में बहुत फर्क है, और जो ये बैलेट्स हैं उसको काउंट करने में, और पता नहीं वहाँ पर भी ट्रंप ने पिछली बार ये बोला था कि काफी उसमें फ्रॉड हुआ है,
अब फ्रॉड होता है या नहीं होता है वो मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि वो उनका सिस्टम ही जानते हैं, लेकिन एलिगेशन अभी भी लगेंगे। और इस टाइम भी आप देखिए जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे बहुत एलिगेशन लगेंगे। और इस टाइम मेरे को लगता है जो पिछले इलेक्शन में जो जनवरी 6 में हुआ था, इस टाइम कुछ और ज्यादा भी हो सकता है। एलिगेशंस लग सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा AK सिवाज जी। एक आम भारतीय अमेरिका के चुनाव पर उसकी नज़र है, हमारे ज़रिए वो सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव की प्रणाली क्या है। लेकिन अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं उनसे एक आम भारतीयों की सेहत पर, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आम भारतीयों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? और देखो, सच्चाई यह है कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है अमेरिका में, उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, क्योंकि अभी भी जो यूनिलैटरल वर्ल्ड है और अमेरिका जो सबसे बड़ा देश माना जाता है इस मामले पर, रिसोर्सेज भी हैं, तो जो भी प्रेसिडेंट बनेगा एक प्रकार से अमेरिका का, वो सबसे पावरफुल नेता होगा। तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में होता है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखो, अभी जो सिचुएशन अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें, कितने युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, फिर इजराइल का और हमास का, इजराइल का हिजबुल्लाह, इजराइल का हौती और ईरान से चल रहा है। पूरे इलाके के अंदर सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। तो ऐसे में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे यूएस के, उसका से काफ़ी कुछ डिसाइड हो सकता है। अगर आप देखें, दो कैंडिडेट हैं, एक रिपब्लिकन के कैंडिडेट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो एक प्रकार आप देखें टिल्ट क्या है, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वो इकोनॉमी की बात करते हैं, वो इमिग्रेशन की बात करते हैं। इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सख्त होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ट्रेड के बारे में वो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। 20% टैरिफ की बात करें, वो भारत पे भी लगा सकते हैं 20% और चीन पे भी 60%। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए, हो सकता है वो भारत के लिए काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो केमिस्ट्री है भारत के प्रधानमंत्री से काफ़ी मिलती जुलती है। और ऐसा लगता है कि टेररिज्म और चीन के मामले में वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। मगर अगर आप कमला हैरिस को देखें, जो कि एक प्रकार है, ये भी सच्चाई है कि भारत की मूल के जितने भी लोग अमेरिका में हैं, वो 2/3 के करीब डेमोक्रेट को वोट डालते रहे हैं अभी तक, 1/3 ही रिपब्लिकन डालते हैं। मगर इस बार सुनने में ये आया, इसमें बदलाव लग रहा है। इसमें बदलाव लग रहा है, जो यूथ है वो समझ रहा है कि इलीगल माइग्रेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मगर डेमोक्रेट जो कमला हैरिस है, उसका जो मुद्दा है बेसिकली, जो कि वुमेन का राइट्स है, अबॉर्शन की बात है, वो मुझे लगता है उसके फेवर में, वो उनकी फेवर में जाएगा। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, अगर हम चुनाव की बात करें, जो जी आप बोल लीजिए पहले, शिवाजी जी आप बोल लीजिए, फिर मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, 2-3 और बात है आशीष, इस चीज को आप देखें कि अगर सब दुनिया देख रही है कि इस इलेक्शन से आगे वर्ल्ड की सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, और वो है एक प्रकार रशिया यूक्रेन लड़ाई और मिडिल ईस्ट की लड़ाई। ये दोनों बहुत ही ज्यादा आज की तारीख में आपका मतलब कि एक इंपॉर्टेंट इशू है। जब आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखते हैं एज ए रिपब्लिक कैंडिडेट, वो कह रहे हैं कि हम जो रूस यूक्रेन लड़ाई को मैं अगले दिन बंद करा सकता हूं। तो वाकई ये सोचेंगे कि कैसे बंद करा सकते, वो तो समय बताएगा। उसका एक है। दूसरा, अगर वो इजराइल के साथ देखें तो इजराइल की तरफ उनका पक्ष जो है वो काफी मित्रता का है। वो जो आज की तारीख में जो बाइडेन कर रहे हैं उससे खुल के जाएंगे इजराइल की सपोर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब इजराइल को ज्यादा हथियार मिलेंगे, ज्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हैं सपोर्ट मिलेगी विजावी जो मिल रही। और जो कमला हैरिस है वो मुझे लगता है जो बाइडेन कर रहे थे जी, वो कंटिन्यूटी होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो अभी डेमोक्रेट की पार्टी थी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा इंपैक्ट होने वाला है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, इंपैक्ट वर्ल्ड की पे जो आने वाले टाइम में। जी शैलेंद्र जी के पास चलना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं
और बाइडेन के साथ जो अभी टेन्योर बाइडेन का रहा है उसके साथ भी भारत के भी रिश्ते अच्छे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रिश्ते अच्छे हैं। तो ऐसे में कमला हैरिस जीतती हैं, वो हमारे मुल्क के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप? जय हिंद, नमस्कार। आई एम वेरी हैप्पी कि कोई भारत के भलाई और बुराई के बारे में सोच रहा है, हमारे बेनिफिट्स के बारे में सोच रहा है। अगर मल्होत्रा सर मुझे इजाजत दें तो मैं ये जरूर अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट कोई भी बने, लेकिन जो कंट्री की पॉलिसीज हैं वो इंडिकेट करती हैं कि इवन यूएसए अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंडिया का हाथ छोड़ दे। अब किसी को अगर लगता है वो पाकिस्तान या चाइना का हाथ पकड़ लेगा, तो ये मेरा चैलेंज है कि ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया यूएस के रिलेशन एक उस अपस्विंग पर चल रहे हैं पिछले 10 साल से, जिसको धीमा जरूर किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। अब आगे बात के कमला हैरिस वर्सेस ट्रम्प। पर्सनल केमिस्ट्री कैन ओनली वर्क एज अ कैटलिस्ट, लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो एम्बिशन है, वो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया एक रीजनल पावर भी बनता चला जा रहा है। इंडिया वर्ल्ड का इकोनॉमिक सेंटर भी बनता चला जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि अगर जैसी यूएस की हमेशा पॉलिसी रही है कि खुद नहीं लड़ेगा, दूसरों से लड़वाएगा, तो वो चाहेगा कि चाइना का काउंटर कौन करेगा? इंडिया करेगा। चाइना को अगर ताइवान में किसी भी तरह से तंग करना है कि वो वहां ना कर पाए, तो इंडिया को जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे, चाइना का कंसर्न उतना बढ़ता चला जाएगा। सेम गोज फॉर एवरीबॉडी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार कंट्री, कोई भी मैच्योर कंट्री लाइक यूएसए इंडिया को साइडलाइन करेगा, इग्नोर करेगा। आज की डिमांड पूरी दुनिया में है कि इंडिया, इंडिया एंड इंडिया। छोटे मोटे अप्स एंड डाउन, छोटे मोटे क्रिटिसिज्म इधर उधर होने, इंसिडेंट्स होने, वो एक एक्सप्रेस वे जो यूएस और इंडिया के बीच में बना हुआ है, उसको इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर पाएगा। आप इंडिकेटर्स देखिए, चाहे वो MQ-9 ड्रोन हो, चाहे वो जिस तरीके से यूएसए ऑफर करता चला जा रहा है, अपने जहाज हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है। देगा या नहीं देगा वो एक अलग बात है, कितनी देर में देगा ये भी एक अलग बात है। बट एट द सेम टाइम, विजिबली, प्रैक्टिकली, सेंसिबली, यूएस कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया। अंचल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अंचल जी, अगर क्लिंटन के बाद का टेन्योर देखा जाए, चाहे ओबामा रहे हों, चाहे डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें, बाइडेन की बात करें, तो हमेशा जो संबंध रहे हैं वो और ज्यादा मजबूत भारत के साथ होते रहे हैं और चीजें और ज्यादा उन्नति पर भारत और अमेरिका के रिश्ते गए हैं। क्या अमेरिका भी मानता है भारत को लेकर कि भारत एक महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ा है? अंचल जी से यह सवाल है। जी आशीष जी, बिल्कुल। इस पर 2 या 3 बातें कहूँगा। पहली बात तो मैं कर्नल साहब की ऑब्जर्वेशन से पूरी तरह सहमत हूँ। आई थिंक उन्होंने बिल्कुल एक एक बात बहुत ही पॉइंटेडली और बड़े अच्छे तरीके से बताई है। आज की तारीख में हालात ये हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बाईपार्टिसन सपोर्ट है इंडिया को इंगेज करने के लिए। जी, बाईपार्टिसन सपोर्ट से मेरा मतलब रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, कोई भी पावर में आएगा वो भारत को इंगेज करेगा। और जैसा कि आपने जिक्र किया, इसका ग्राफ जो है हमारे रिश्तों का, वो धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। और ये एक नॉर्मल एक समय था जब हमारे रिश्तों में काफ़ी आप कह सकते हैं कि खटास नहीं थी, तो कोई गर्माहट भी नहीं थी। और तब से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आज की तारीख में ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी ये आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बता रही है कि रिश्ते सिर्फ बायलैटरल नहीं है, ये रिश्ते वो हैं जहां हम पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने की दिशा में मिलकर काम करना चाहते हैं। और अगर दुनिया में कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी रोकने के लिए भारत अमेरिका आपस में पार्टनरशिप करके बढ़ रहे हैं। बाकी और बहुत से मुद्दे हैं जो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम डिफेंस परचेजेज, मेरे 2 बहुत ही सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए इंडिया कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी पार्टी पावर में, कोई भी प्रेसिडेंट पावर में आएगा, भारत से रिश्तों में जो है वो आगे ही बढ़ने का स्कोप है। और डिफेंस पार्टनरशिप जो स्पेशल वो है। हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आप
कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए जैसे ह्यूमन राइट्स जो इरिटेंट्स है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, मुझे लगता है डेमोक्रेट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर थोड़े से इंटरफियरिंग है भारत के पॉलिसीज़ को लेके, 370 हो या कुछ इस तरह की कुछ भी होता है तो वहाँ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं, उनका स्टेट डिपार्टमेंट है वो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या दूसरी तीसरी इस तरह की रिपोर्ट्स निकालता है ह्यूमन राइट्स को लेके या रिलीजन को लेके। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प के अगर ट्रम्प बनते हैं तो शायद उनका एम्फेसिस इन चीज़ों की तरफ नहीं रहेगा। बहरहाल उनके टाइम में ये हो सकता है कि वो अपना जो माइग्रेशन रूल्स है इमिग्रेशन को लेकर, वीज़ा को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इंडियंस हैं नहीं, घुसपैठियों को लेकर अंचल जी जो मुझे याद है कि ट्रम्प के कई सारे स्टेटमेंट आए हैं और अगर ट्रम्प जीतते हैं तो इसको लेकर जाहिर तौर पर कानून में बदलाव वो करेंगे माइग्रेशन को। जी, माइग्रेशन को लेकर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए यही हो सकता है कि अगर रिपब्लिकन अगर डेमोक्रेट्स वापस आते हैं तो उनकी जो इंट्रूसिव जो इंटरफियर करने की है हमारे अंदरूनी मामलों में तो वो चलती रहेगी। और अगर ट्रम्प आते हैं तो हो सकता है माइग्रेशन के एरिया में जो प्रोस्पेक्टिव इंडियंस हैं जो यूएसए में जाके बसना चाहते हैं या जो रह रहे हैं उनका वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, कितना स्टडी पढ़ने के बाद कितने साल रहने दिया जाएगा, इन सब चीज़ों में बदलाव हो सकता है। हालांकि उनका एम्फेसिस इस समय जो है इलीगल माइग्रेशन पे ज्यादा है। वो इलीगल माइग्रेंट्स को कह रहे हैं कि मैं अगले दिन पैकअप करके भेज दूंगा। वो ठीक भी है, किसी भी देश में आप इलीगल माइग्रेंट्स को क्यों टॉलरेट करेंगे। बाकी तो ये छोटे छोटे एरियाज हैं या फिर वो ट्रेड में है, उनको टैरिफ्स को लेके कई बार उन्हें लगता है कि भारत के जो टैरिफ्स हैं, जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भारत के टैरिफ्स ज्यादा हैं, तो इस बात को लेकर थोड़ा बहुत वो हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, भारत और अमेरिका के रिश्तों का विस्तार इतना बड़ा है कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये थोड़ी सी इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाती हैं अगर आप इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें, ओवरऑल देखा जाए। संजय जी, एक बड़ा सवाल यहाँ मिडिल ईस्ट में जो इस समय क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर है। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो रूस और यूक्रेन के बीच की जो युद्ध है, जो जंग चल रही है, वो मैं रुकवा दूंगा। कैसे रुकवाऊंगा वो वही जाने। लेकिन कमला हैरिस का बड़ा सीधा और क्लियर कॉन्सेप्ट है कि वो यूक्रेन की भी मदद करेंगी, वो इजराइल की भी मदद करेंगी। आशीष, बिल्कुल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो भी अभी स्टेटेड पॉलिसी है कि वो सारे वॉर्स रुकवा देंगे, सवाल ये उठता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता और मैं इस रेस में होता तो मैं तो सबसे पहले अनाउंस करता कि मेरा स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है। बोलने में और करने में बहुत मुश्किल है, बहुत अंतर है। आप खुद सोचिए, ये दो देश लड़ रहे हैं। एक है, ये वॉर शुरू किसने की? हमास अटैक के बाद ये वाली लड़ाई शुरू हुई और वहाँ रशिया ने शुरू की। उसके अब कई कारण हैं जिस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे जी। लेकिन कहने का मतलब है, जब तक वो दो देश शांति के लिए तैयार नहीं होंगे तो अमेरिका सिर्फ एक प्रेशर डाल सकता है, और अमेरिका अभी भी दोनों देश पे प्रेशर डालता जा रहा है। और भारत को भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है, मतलब इस्तेमाल नहीं, मतलब हमने भी अपनी एक मैं बोलूँगा बहुत इंटरनेशनल रोल अदा किया है। हमारे प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की को भी मिले हैं, पुतिन को भी मिले, और उस पर हमने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। पर अमेरिका भी चाहेगा कि हाँ, भारत भी एक ऐसा रोल प्ले करे, क्योंकि विश्व में शांति होना ज़रूरी है वर्ल्ड पीस के लिए। और जहाँ पर पीस होगी तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट, इकोनॉमी सबके लिए अच्छा है, और खासकर भारत के लिए और अमेरिका के लिए और हर कंट्री के लिए अच्छा है। तो अब ट्रंप ने जो ये बोला है, देखिए ट्रंप की एक ओवरऑल पर्सनालिटी प्रोफाइल देखी जाए, मेरे को लगता है, देखिए एक यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है, वो वर्ल्ड लीडर के तौर पे होता है। उनके थोड़े स्टेटमेंट्स ना बहुत इरेटिक होते हैं। आज भी जो लास्ट स्पीच उनकी है वो डायरेक्ट अटैक कमला हैरिस पे बोल रहे हैं, और वो बोलते हैं उनकी लो आईक्यू है, और बड़े गंदे पर्सनल रिमार्क्स अटैक कर रहे हैं। तो एक ऑफिस की एक ड्यू डिग्निटी होती है, वो मेरे ख्याल मेंटेन नहीं करते हैं, और वो एक इरेटिक स्टेटमेंट देते हैं। जब कोई आप किसी भी कंट्री के लीडर से डिस्कस कर रहे हैं जो खुद एक इरेटिक स्टेटमेंट देता है और उसको खुद नहीं पता है वो क्या चाहता है, तो ऐसे में ना हर पूरे विश्व में ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। वो वहां के स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये दो लड़ाइयां हैं, मेरे को नहीं लगता इस पे वो कुछ कर सकते। बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि मैं इजरायलीज के साथ खड़ा हूं, जो भी टारगेटिंग वो गाजा में कर रहे हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं। कमला हैरिस का स्टेटमेंट इस पे बहुत क्लियर है
कि इजराइल को पूरा अधिकार है अपना बचाव आत्म करने का। रक्षा करने के लिए। जी। तो ये देखिए अंतर है दोनों के, हाँ, दोनों के बयानों में अंतर है। हाँ, तो जी। ये काफी देखिए कमला हैरिस का जहाँ तक सवाल है, देखिए उनका भी एक्सपीरियंस है और ये पिछले ये जो 2 युद्ध हुए हैं उस पर वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। मेच्योरिटी वाइज उनके भी आप स्टेटमेंट देखिए, वो थोड़ा एक मेच्योर स्टेटमेंट है और उनकी जो पॉलिसी रहेगी, चाहे डेमोक्रेट्स आए चाहे रिपब्लिकन हो, आज की जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट, उसमें आज भारत का बहुत बड़ा रोल है। और कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, साथ ही साथ वो देखता है कि जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्या है। जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में आज भारत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो दोनों पार्टीज, ये देखिए पर्सनालिटीज जरूर होंगे अलग अलग प्रेसिडेंट, लेकिन एक जो चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, उनकी एक जो पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी है, दोनों को भारत के साथ चलना पड़ेगा। थोड़े मोड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स तो होंगे, हर रिलेशनशिप में होते हैं, हर कंट्री के साथ होते हैं फ्रिक्शन पॉइंट्स, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे ये इकोनॉमिक कॉपरेशन हो और भारत का जो रोल है क्वाड में और ग्लोबल में, तो मेरे ख्याल भारत के साथ अच्छे ही रिश्ते रहेंगे। और कुछ हद तक ये कल शेयर मार्केट परसों गिरा था कि मेरे ख्याल ट्रंप ज्यादा फायदेमंद होंगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कौन फायदेमंद होगा, दोनों ही फायदेमंद होंगे और मेरे ख्याल भारत के हित में ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो 2 युद्ध चल रहे हैं, इसको कैसे रोका जाएगा, इन दोनों प्रेसिडेंट्स जो भी बनता है उनका रोल रहेगा। लेकिन जब तक जो वॉरिंग फैक्शंस हैं, जो 2 देश लड़े, जब तक वो नहीं डिसाइड करेंगे, बाकी दुनिया तो उनको एडवाइस कर सकती है। एडवाइस कर सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ही शिवाजी, अगर हम भारत के विषय में बात करें, खासकर व्यापार और वो भी डिफेंस सेक्टर में, तो अमेरिकी चुनाव का उस पर क्या असर पड़ेगा और किसके आने से व्यापार जो हमारा है वो प्रभावित हो सकता है या फिर और ज्यादा बेहतर हो सकता है? और देखो मनीष, एक सच्चाई है, 2000 के बाद भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है उसमें अपस्विंग आया। हाँ, ये सच्चाई है, एक बायपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप देखें, भारत और अमेरिका ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए। एक तो सबसे पहले कोंकासा क्या था, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। उसके तहत जो भी हमारी और अमेरिका की इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हमने किया लीमियो लॉजिस्टिक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। वो बेसिकली कि हमारे जो पोर्ट्स हैं उसमें हम लॉजिस्टिकली और रिपेयर फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हमने जो साइन किया था, बेका था, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके कारण आपको जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है और जो टेक्नोलॉजी जिसको वो किसी से शेयर नहीं करता, वो भारत के साथ कर सकता है। इसका मतलब आज की तारीख में भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इसका महत्व इसलिए ज्यादा हो जाता है कि आप अगर देखें, भारत ने ज्यादातर हथियार पहले रूस से खरीदे। उसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं दिए। मगर 2000 के बाद जब से ये फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जब से भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है, तो आप देखेंगे कि भारत को एक से एक अच्छा हथियार मिला है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, जिसको भारत के अंदर अभी महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। अभी आपने देखे C7 ग्रो मास्टर, आपके पास C17 एयरक्राफ्ट, उसके बाद अपाचे अटैक हेप्टर, इसके बाद अभी बात हो रही है G404 और G414 इंजन की, जो कि हम एक प्रकार से LCA में लगाएंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। तो इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में अमेरिका आपको वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है और आपको वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे G404 और 414 इंजन है, उसको भारत में ही फिर ट्रांसफर हो जाएगा HL। तो अगर आप ये देखें कि सच्चाई ये है कि भारत और अमेरिका के जो डिफेंस के रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। और उसकी वजह यह है क्योंकि अगर चीन का मुकाबला करना इंडो पैसिफिक में, तो उसको मालूम है कि भारत के साथ रिश्ते बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वाड का हिस्सा है। मनीष, इसको समझे, दोनों क्वाड का हिस्सा है और क्वाड के 4 प्रिंसिपल हैं। देखो, बेसिक है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। इसका मतलब कि इंडो पैसिफिक के अंदर
आप फ्री ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहिए जो चीन नहीं होने जाए। अगर चीन को रोकना है और चीन की दादागिरी को आपने चैलेंज करना है तो भारत और अमेरिका को इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात से सहमत हूं, चाहे वो डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए, दोनों आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। भारत और अमेरिका के रिलेशन जो बढ़ते जा रहे हैं वो बढ़ेंगे, फर्क पड़ेगा, ट्रेड में बढ़ सकता है, थोड़ा सा हो सकता है ट्रंप के आने से आपके टैरिफ लगाया जाए, हो सकता है रिपब्लिकन आने से आपको ह्यूमन राइट के बारे में बातचीत होनी ज्यादा स्टार्ट हुए, कोई ना कोई कमेंट पास हो जाएगा कश्मीर के बारे में। मगर जो बेसिक है, जो रिलेशनशिप के अंदर आप बढ़ रहे हैं आगे 2000 के बाद, इसमें मुझे लगता है आप स्विंग रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के लिए, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इनका इकट्ठा रहना बहुत ही जरूरी है वर्ल्ड की शांति के लिए भी। ये भी समझना पड़ेगा हमें, अगर हम वर्ल्ड के अंदर शांति चाहते हैं, इनका मिलना बहुत जरूरी है। और अगर चीन को इनकाउंटर करना है, जो स्पेशली अगर इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो इनका आपस में मिलना बहुत जरूरी है। शैलेंद्र जी से एक सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी भूमिका बेहद अहम होती है चुनाव जीतने या हारने में। शैलेंद्र जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामी। अंचल जी से इसका सवाल ले लेते हैं। अंचल जी, जो स्विंग स्टेट्स हैं इनको ये क्यों कहा जाता है कि यही तय करते हैं कि अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा? देखिए, 50 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बना है वो 50 स्टेट से बना है। और पिछले सालों के पैटर्न को देखा जाए तो इसको ब्लू और रेड में भी डिवाइड किया गया है जी, जिसका मतलब ये है कि कुछ कमिटेड वोट्स हैं जो रिपब्लिकन्स के पास है, कुछ कमिटेड वोट्स हैं जो डेमोक्रेट्स के पास है। लेकिन ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं ये कभी भी अपना पत्ता नहीं खोलती हैं। इनमें कभी भी स्विंग हो सकता है, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स की तरफ, डेमोक्रेट से रिपब्लिकन्स की तरफ। और 93 इलेक्टर्स आते हैं यहाँ से, जैसे भी आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे जी। और ऐसे में ये समझना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए, मैसन साहब ने बहुत ही इलेबोरेट तरीके से प्रोसेस बताई थी, मैं थोड़ा सा उसमें ये ऐड कर दूं जी कि ये अमेरिका का जो इलेक्शन है एक बहुत ही यूनिक है। देखिए, इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को जो वोट पड़ते हैं, अंत में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि कैंडिडेट्स जिसको ज़्यादा इंडिविजुअल वोट्स मिले हैं वो भी हार सकता है। इमेजिन करिए आप, हिलरी क्लिंटन को इंडिविजुअल वोट ज़्यादा मिले थे जब ये ट्रम्प चुन के आए थे, लेकिन ट्रम्प चुने गए। उसकी वजह ये है कि यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डायरेक्ट नहीं है, जो हमें मोस्टली इंडियन समझते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करती है। नहीं, इसे इलेक्टर्स करते हैं और हर स्टेट को उसके साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए सीट्स दे गई। आप उसे सीट्स कह लीजिए। सबसे बड़ी जैसे आपका न्यूयॉर्क की अलग हैं, हर बड़ी से लेकर 55 से लेकर 3 सीट्स तक हैं। और एक इनका एक बड़ा यूनिक सिस्टम ये है कि एक स्टेट में अगर इलेक्टर्स जो है, जिस भी पार्टी का इलेक्टर्स अगर 50.5% या 50.05% भी वोट ले लेता है तो विनर टेक्स द ऑल, वो सब के सब ले जाता है। तो ये 7 स्टेट्स में अगर 93 सीट्स कैसे किसकी तरफ चली जाए या उसमें मेजॉरिटी चली जाए, तो ये बहुत ही क्रूशल मानी जाती है। तो सभी जानकारों का एक कंसेंसस है कि स्विंग स्टेट्स का इम्पोर्टेंस जो है फाइनल रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अपना मन पत्ता पहले से नहीं खोलती। बाकी जगह आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद यहाँ से इतने आ जाएंगे, वहां से इतने आ जाएंगे, लेकिन इन 7 स्विंग स्टेट्स किस तरफ हवा बहेगी यहाँ पे वो बताना तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस। संजय जी, अगर पिछले कुछ समय देखा जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के आप स्टेटमेंट्स को आप देखें, चाहे वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो, चाहे कनाडा की बात हो वहाँ जो हिंदुओं के साथ हुआ, उसको लेकर वो मुखर होकर बोल रहे हैं। क्या एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो भारतीय मूल के जो वोटर्स हैं उनका रुझान ट्रंप के प्रति ज़्यादा चला जाए कमला हैरिस की तुलना में? बिल्कुल, वो तो उसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि अभी देखिए वहाँ इतने सारे वोट्स हैं, जूस वोट है, पैलेस्टीन वोट है, अरब वोट है, इंडियन वोटर्स हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वोटर्स हैं, तो सबको लुभाने के तरीके हैं। और उनको पता है कि भारत की जनता को अगर ये रिलीजियस स्टेटमेंट्स पे इनको थोड़ा मोटिवेट करो
तो वहाँ जो जितने भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनको शायद फर्क पड़ेगा, पर मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, जो वहाँ पर भारतीय मूल के निवासी हैं उनको भी पता है कि उनके हित में क्या है, क्योंकि देखिए एक इमिग्रेशन पॉलिसी को अगर वो टाइट करते हैं तो इसमें हो सकता है भारत का भी नुकसान हो, क्योंकि अभी ये फैसला कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की किसको इमिग्रेशन माने जाएंगे किसको नहीं है। और अभी आपने देखा फिलहाल मेरे ख्याल एक पूरा जहाज इन्होंने वापस किया था, जो कुछ हमारे गुजरात से भाई गए थे और अमेरिका ने वापस कर दिए थे वो बिठा के। तो पूरी वेस्ट में अभी ये एक एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ चल रहा है और ये वेव चल रही है, आप देखिए यूरोप में भी हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस लाइंस पे हो या रेशियल लाइंस पे हो, ये सारे होते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और कितना उनको एडवांटेज होगा वो वक्त बताएगा। पर मेरे को जो एक मेरी पर्सनल असेसमेंट बोलती है, देखिए सबके अलग अलग राय हैं, पता नहीं, मेरे को एक जो गट फीलिंग है, मेरे को लगता है शायद कमला हैरिस विल इमर्ज, मेरे को लगता है वो शायद प्रेसिडेंट बनेंगी, क्योंकि देखिए उसके कारण भी हैं। पहली बात, जो जेंडर बायस है, विमेन और जो सेलिब्रिटीज हैं, वुमेन सेलिब्रिटीज सारी आके उनको सपोर्ट कर रही हैं, और वहाँ अबॉर्शन बहुत बड़ा इश्यू है। और जहाँ इमिग्रेशन का सवाल है जो वो कर्व करना चाहते हैं ट्रम्प, उसमें क्या है कि वो बोलते हैं मैं डिपोर्ट कर दूंगा। डेमोक्रेट कमला हैरिस की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम वहां पर वॉल बनाएंगे तो उनको प्रिवेंट करें। तो ये एक को डिपोर्ट करना इतना आसान काम नहीं रहेगा। और फिर वो जो जिस प्रकार स्टेटमेंट देते हैं कि वो वहां पर लोगों के पेट्स और वो कुत्ते वगैरह खा रहे हैं, बल्कि आज के पेपर में आया है कि वो शायद एक रशिया का कोई इन्फ्लुएंसर था, उसने किसी को पैसे दिए कि ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स या कुछ क्लिप्स भी दिखाए गए। तो ये देखिए, ईरान को भी अभी इंटरेस्ट है, रशिया को भी इंटरेस्ट है, पूरी वर्ल्ड को इंटरेस्ट है कि यूएस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ये तो बहुत ही बड़ा दिलचस्प है और हमारे भी कई टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स गए हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने पूछा था फर्क क्या है इस में। जी देखिए, अमेरिकन हिस्ट्री में अगर आप देखा जाए, एक ही प्रेसिडेंट है जिन्होंने 4 टर्म किया है, वो है रूजवेल्ट, वो 12 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे थे। दूसरा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं एज अ फौजी एनालाइज कर रहा था, आउट ऑफ 45 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, 45 में से 31 प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने मिलिट्री सर्विस की है, और उसमें से 13 हैं जो रिटायर्ड जनरल्स या ब्रिगेडियर जनरल्स या कर्नल्स थे। तो ये भी एक बड़ा वो मतलब मेरे ये भी दिलचस्प आंकड़ा है जो साझा कर रहे हैं आप। हाँ जी, एक दिलचस्प आंकड़ा है, मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है कि मतलब डिफेंस सर्विसेज वाले भी वहाँ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और आप देखिए 13 तो सर्विंग थे और बाकी ने मिलिट्री सर्विस की हुई है। अभी फिलहाल इनके लिए ये जो प्रेसिडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है मिलिट्री सर्विस, लेकिन उसमें से 13 तो हैं जिन्होंने फुल फ्लेज मिलिट्री सर्विस की हुई है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प है। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में सबके लिए ऑप्शंस खुले हैं, और मेरे ख्याल भारत में भी जिस प्रकार कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं और कर्नल्स हैं जो मैदान में उतरे हैं, मेरे ख्याल एक अच्छी बात है। यही तो डेमोक्रेसी होती है, यही डेमोक्रेसी होती है। एक ही सिवाज जी, आपको लगता है कि कमला हैरिस जी इतिहास बनाने जा रही हैं? देखो मनीष, ये तो समय ही बताएगा, मगर आप एक चीज और मान के चलें कि मुझे लग रहा है कि कुछ टिल्ट सा दिखाया जा रहा है रिपब्लिकन कैंडिडेट कमला हैरिस के लिए। मगर आप ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप 4 साल पहले प्रेसिडेंट रह चुके, और कमला हैरिस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी थी, उसने जो भी कार्रवाई की उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया ग्राउंड पे। ना तो उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कोई उसमें इम्पैक्ट आया। और सच्चाई यह है कि अगर रिपब्लिकन कैंडिडेट जीतता है तो ये लड़ाई चलती रहेंगी दोनों की दोनों, इसमें कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। और आज जो मिडिल ईस्ट में आप कहा कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, और इस लड़ाई का दायरा इसलिए बढ़ेगा कि अगर ईरान ने इजराइल पे हमला किया तो इजराइल फिर चुप नहीं रहने वाला, उसने रिस्पॉन्ड करना है, और फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है। ये अलग बात है कि शायद ईरान डायरेक्ट हमला ना करके इराक के थ्रू करे, मगर ये सच्चाई है कि ये लड़ाई मिडिल ईस्ट की फैलेगी। अगर आप इजराइल की बात करते हैं, इजराइल जो है वो बोल्ड हो जाएगा, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मगर इसी प्रकार से जो रशिया यूक्रेन लड़ाई है उसको भी अंत नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि अगर कमला हैरिस बनती है तो वो जो बाइडेन है वो वाली फिलॉसफी अपनाए कि यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे। एक स्टेटस को टाइप बन गया है, धीरे धीरे ये लड़ाई चली जा रही है। इसका मतलब अगले 1-2 साल तक ये दोनों लड़ाइयां चलती रहेंगी, और इससे पूरी इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट हो रहा है पूरी वर्ल्ड की। क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग कर सकते हैं?
देखो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं ये तो समय बताएगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो उनका पुराना 4 साल का टेन्योर था वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को होप है वो कि अगर चौंकाने ये वाले बात हो फैसले ले सकती है। सकते हैं, इसमें कोई दो राय हाँ, नहीं देखो, है ये- शिवाज जी। या वो मनीष, हाँ, मैं ये वो कह रहा हूं- आउट ऑफ लाइन जाके फैसले ले सकते हैं। शायद देखो, मैं कमला ये- हैरिस वो ये ना कर बताने पाए, की लेकिन कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ये कर सकते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। देखो 2-4 बातें देखूंगा। अगर आप आज की तारीख में मनीष वो क्या कर सकते हैं वर्ल्ड में, एक तो वो ये कर सकते हैं रशिया यूक्रेन लड़ाई बंद करा सकते हैं। कैसे कराएंगे वो समय बताएगा, मगर हो सकता है वो यूक्रेन पे भी प्रेशर डालें, रूस पे भी प्रेशर डालें, एक वे आउट निकालें। इसी प्रकार से इजराइल और की जो लड़ाई है उसमें इजराइल को फुल सपोर्ट तो करेंगे, मगर वो नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई का दायरा बढ़े। हो सकता है उसके अंदर भी वो बंद कराने की कोशिश करें। जैसे चीन और नॉर्थ कोरिया, स्पेशली नॉर्थ कोरिया, अगर आप देखें किंग जोंग उन पिछली बार उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था। 3 मीटिंग की थी, एक सिंगापुर, एक वियतनाम और एक बाकी यूरोप के अंदर। सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग कर सकते हैं, इसीलिए लोगों को होप है कि ये लड़ाई बंद हो सकती है। मगर ये सच्चाई ये भी है कि दोनों, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, दोनों को अपने देश का हित देखना है। उनको अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी तो अडॉप्ट करनी है, मगर वर्ल्ड के अंदर जिस प्रकार से छवि है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो एक मैवरिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी होप है। एक चीज देख के चले मनीष, अगर इतने ही फेलियर थे और इतने ही सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, तो फिर वो रिपब्लिकन कैंडिडेट कैसे बन के आए? ये सच्चाई है कि हम तो सेलेक्ट नहीं करेंगे कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इट विल बी सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ यूएस। वो सेलेक्ट करेंगे, उन्होंने उसको रिपब्लिकन कैंडिडेट भी जी। मगर ये लड़ाई कांटे की है, इसके अंदर बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लोज फाइट इस समय चल रही है। यही बड़ा जी, इंटरेस्टिंग है। अंचल जी से एक सवाल ले लेता हूं। जी हाँ मनीष, एक सर, आशीष नाम है मेरा। हाँ अच्छा, सॉरी। जी। तो मैं एक चीज कह रहा था, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज वाला है इनका सिस्टम, उसमें जब आप एक बार जीत जाते हैं जिस स्टेट में भी, नंबर को मिल जाते हैं, मगर उसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो नहीं कैरी फॉरवर्ड होती। तो इसका मतलब हर एक जगह में, हर स्टेट में आपको नंबर मिल रहे हैं, मगर आपकी जितनी वोटिंग हुई है उसका कोई फायदा दूसरी स्टेट में नहीं होता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नया तरीका है और अमेरिका को वो सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है, वो चल रहा है और वो सक्सेसफुल है अमेरिका के लिए। और भारत ने जो सिस्टम अपनाया है, हम सोचते हैं हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है, हम ईवीएम यूज करते हैं, हम अब ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, हमारे इलेक्शन बहुत ज्यादा फेयर हैं, ये भी सच्चाई है। तो इसमें कोई शक नहीं, भारत इस चीज को कह सकता है वर्ल्ड में कि इंडिया एक ऐसी देश है जो ईवीएम का इस्तेमाल करता है और बाय एंड लार्ज भारत के इलेक्शन बहुत फेयर एंड फ्री होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अंचल जी, एक सीधा सा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा मुद्दे हैं जो अमेरिकी चुनाव को डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं, चाहे गर्भपात का हो, चाहे इमिग्रेशन का हो? आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर जो यूएस की जो वोटर हैं वो वोट करने जा रहे हैं? देखिए 3 या 4 मुद्दे हैं। जो आपने अबॉर्शन की बात करी, इसमें काफ़ी इमोशंस और सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि अबॉर्शन का मतलब है इज इक्वल टू अ मर्डर, कि आप एक जान को ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ा सेक्शंस है जो समझता है कि नहीं, हमें फ्रीडम होनी चाहिए इस बात की कि हम अबॉर्ट करें या नहीं करें। तो ये काफ़ी एक इमोशंस रिलेटेड है, इसमें विमेन खास तौर से इनका काफ़ी बड़ा वो है। फिर दूसरे मुद्दे हैं इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और इन सब चीज़ों के। माइग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं या दूसरे माइग्रेंट्स हैं, उससे अमेरिकन की जॉब को इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये 3-4 मुद्दे जो हैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि जो इंटरनेशनल हलचल हो रही है, ये रशिया यूक्रेन वॉर या इजराइल हमास, इजराइल का फिर भी जूस एंगल है उसके अंदर, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ी जूश लॉबी है। बट बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। लेकिन वोटर्स का माइंड जो है इस बात पे वोट नहीं करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को रुकवा देंगे या नहीं रुकवा देंगे, या अगर कमला हैरिस आएगी तो डेमोक्रेट्स की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। डोमेस्टिक मुद्दे हमेशा जो, बिकॉज अंग्रेजी में कहते हैं द शू पिंचेस, जिस चीज़ से अमेरिका की जनता प्रभावित हो रही है। पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो अमेरिका फर्स्ट
और इस बार भी वो जो लड़ाई खत्म कराने की बात करते हैं तो वो इसलिए नहीं कि वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, वो कहेंगे यूक्रेन से अगर तुमने लड़ना है तो अपने दम पे लड़ लो। जी। जैसे उन्होंने अपने नेटो मेंबर्स और कोलीग से कहा था कि व्हाई शुड आई पे फॉर योर सिक्योरिटी, आप अपना पैसा दीजिए, अमेरिका पे ही क्यों डिपेंड करते हैं। इस चीज से अमेरिकन पॉपुलेशन, जो आम आदमी है, वो सोचता है कि अमेरिका की जो एसेट्स हैं, अमेरिका का जो रेवेन्यू, जो पैसा है, वो अमेरिकन पे खर्च होना चाहिए। हेल्थ केयर भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, जो मैंने 3-4 मुद्दे बात करे थे, तो उसमें हेल्थ केयर पे भी इन सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय हैं। अब देखते हैं क्या अपील करता क्या है, अपील करता है संजय जी। खासतौर जी, से एक पॉइंट था सिर्फ जी। ये, कमला हैरिस जो बार बार एम्फेसाइज कर रही हैं, हो सकता है वो भी रेजोनेट करे यंगस्टर्स के साथ। वो जो कह रही है कि अब वो समय आ गया अमेरिका में एक नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप का। वो अपने से रेफर कर रही है कि बाइडेन भूलिए, डोनाल्ड ट्रंप को भूलिए, अब एक हमें एक नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप देनी है यूएसए को। उनके साथ थोड़ा सा डेमोक्रेट की इनकम्बेंसी का फैक्टर है जो उनके अगेंस्ट चला जाता है, बट ट्रंप के पास भी कोई ऐसा क्लियर कट प्लान नहीं है। वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल की डेमोक्रेट्स की वजह से ये हो गया, वो हो गया, मैं ये कर दूंगा वो। तो देखिए कब हवा किस तरफ जाती है, बट ये आम। लेकिन अंचल जी, वो भी दिलचस्प एक मुझे वो दृश्य याद आता है, वीडियो था, मैं एंकरिंग ही कर रहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे वो व्हाइट हाउस तक पहुंच गए थे जब वो सत्ता गई थी उनकी। जी, वो बहुत, देखिए उससे पूरा अमेरिका बहुत ज्यादा बदनाम हुआ था। ये काला धब्बा है उनकी उस पे, और उसको लेके उन्हें अगले कई साल, पूरे 3-4 साल डोनाल्ड ट्रंप को भी काफी कोर्ट में पेशियां हुई, उन पे इम्पीचमेंट के चले, ये सब चला। तो इस बात का भी एक इमेज बनाई गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो थोड़े ऑटोक्रेटिक होंगे, और थोड़ा उनकी जो बात करने का तरीका भी है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जबकि कमला हैरिस ऑफ कोर्स को ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगी, कानून के अंदर रह के बात करेंगी, उसमें इंडिविजुअल अप्रोच कम होगी, स्टैम्प कम होगी। इसे कलेक्टिव जो पार्टी डिसीजन या सेनेट या उनके डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं आप, कमला हैरिस अगर उसकी इमेज है इंस्टीट्यूशनल, इनकी इमेज है इंडिविजुअल कि मैं कर दूंगा, और वो करते भी हैं। पिछली बार उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील पहले ही आते अपना विड्रॉ कर लिया, क्लाइमेट चेंज पेरिस डील से विड्रॉ कर लिया, दीवार बनाने के ऑर्डर दे दिए। तो ये अब देखिए किसको एक्सेप्टेबल है। संजय जी, सरप्राइजिंगली गन कल्चर जो है, गन, वो इस बार मैंने नहीं सुना। इस बार, हाँ, इस बार उस चुनाव में गन कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा बातें नहीं की गई हैं। नहीं की गई, जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा एक समय में रहा है। पिछले चुनाव में था सर, मुझे ध्यान में है कि पिछले चुनाव में गन कल्चर था। तो देखिए वो गन कल्चर के ऊपर गन मैन्युफैक्चरर्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया कि बोले ये गन मैन्युफैक्चरर्स की लॉबी जो बैठी हुई है, भैया इसको, इस मुद्दे को छेड़ो मत आप, ये वरना सारी गन्स आपकी तरफ लग जाएंगी। जी, सारी गन्स लग जाएंगी। लेकिन संजय जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि यूएस में जो चुनाव हो रहे हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे मुल्क हैं उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर अगर पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि मुझे ध्यान में है कि पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उस समय उन्होंने अमेरिका का विजिट किया था, उस समय वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे, तो उनके साथ बड़ी गर्मजोशी है और पाकिस्तान में इसको लेकर बड़ा ही एक पॉजिटिव माहौल चल रहा है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो शायद इमरान खान बाहर आ जाएगी। इस तरह की बातें पाकिस्तान में चल रही है, मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था। देखिए, पहली बात, अमेरिका का जो यूएस इलेक्शंस है ये पूरे विश्व में तो फर्क करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं पाकिस्तान तो ना इंडिया के रडार में है और ना अमेरिका के रडार पे है। पाकिस्तान तो एक, मैं बोलूंगा, एक खत्म स्टेट है, तो उसकी जीरो वैल्यू है आज की तारीख में। और मेरे को याद है जब मैं अफगानिस्तान में था, वो उस समय यही इमरान खान और जो उससे पहले इनके प्राइम मिनिस्टर थे, वो बार बार बोलना चाहते थे कि हमें यूएस में जाना है, विजिट करना है। किसी भी प्रेसिडेंट ने उनको घास नहीं डाली, उनको बिल्कुल टरका दिया गया था। तो मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की वैल्यू आज जीरो है, कोई अभी इनका फायदा नहीं है। और दूसरा मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए ट्रंप एक और स्टेटमेंट देते हैं, जैसे अभी नाटो की भी बात आई। आपको याद होगा जब 9/11 हुआ था, 9/11 की लड़ाई अमेरिका ने अकेले नहीं की थी, उसके साथ 52 देश खड़े थे, जिसमें जापान भी था, साउथ कोरिया भी थे और सारे नाटो कंट्रीज थे। अगर ट्रंप बार बार ये बोलते हैं कि नाटो को मैं फंड नहीं करूंगा और फंडिंग की प्रोपोर्शनेट नहीं करूंगा और नाटो की कोई वैल्यू नहीं है, कल खुदा ना खास्ता
9/11 जैसा कुछ भी हो सकता है अमेरिका में। देखिए आज की तरफ अमेरिका की तरफ वर्ल्ड में हेट्रेड बढ़ती जा रही है, खासकर ये जो 2 वॉर्स हुए हैं और ये जो हमास वाला है उसके बाद तो हेट्रेड बढ़ गई है। जी। कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा और अगर अमेरिका को पलटवार करना है तो अगर वो नेटो के साथ नहीं खड़े होंगे तो नेटो भी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो अभी एम्बेसडर अचल ने भी बोला है, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रेसिडेंट है। वो अपनी मन मर्जी करते हैं। तो जब अपनी मन मर्जी करेंगे और कुछ ऐसे डिसीजंस में, जो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था आज की तारीख में, जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को कोई भी यूएस प्रेसिडेंट अगर उसको अनदेखा कर देगा तो वो उनके देश को नुकसान होगा। अमेरिका फर्स्ट जरूर ठीक है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार बोलते हैं, लेकिन उनको एक जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज को फेस करना पड़ेगा, जहां पर मैं बोल रहा हूँ इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडिया भी लीडर है ग्लोबल साउथ का, तो कोई भी डिस्कार्ड नहीं कर सकता और सारे फैसले बहुत जरूरी हैं। और जो अभी एक ये भी मुद्दा उठा है ईरान का भी क्या कर सकता है, यस मैं बिल्कुल मानता हूँ वो कुछ भी कर सकता है। देखिए वहां पर भी एक एरेटिक वो लीडरशिप बैठी है, कुछ भी कर सकती है और उसका परिणाम फिर बहुत ही भयंकर होगा, क्योंकि इसके बाद इजराइल को कोई नहीं रोकेगा। न्यूक्लियर और उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे टारगेटिंग होगी तो फिर तो आप देखिएगा कि ये पूरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही चेंज हो जाएगा, चाहे वो कमला हैरिस हो या प्रेसिडेंट ट्रम्प बनते हैं, उसको कैसे रोकेंगे ये बड़ा मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ही शिवाज जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, ये आखिरी सवाल होगा डिबेट का। अगर हम ट्रम्प की बात करें तो क्या ग्लोबल तौर पर ट्रम्प की छवि ऐसी है क्या कि वो सबको साथ लेकर नहीं चल पाते हैं? कई बार वो ऐसे फैसले लेते हैं ना सिर्फ जो चौंकाते हैं बल्कि वो बिल्कुल सोच के परे हो जाते हैं, वो अलग हट जाते हैं। देखो ये सच्चाई है, क्योंकि एक तो बात यह है डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद डिसीजन लेते हैं, ना कि वो अपने एडवाइजर से। अगर आप देखें पिछली बार भी जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और डिफेंस सेक्रेटरी थे वो काफी बदले गए। वो उनसे ज्यादा एडवाइस नहीं बल्कि उनको फायर कर देते हैं, वो खुद डिसीजन लेते हैं। और वो डिसीजन जो है कि एक ऐसी डिसीजन ले लेते हैं कई बार वो चुका देने वाली है। ये सच्चाई है कि दोनों, अगर आप देखें पिछली बार JCPO जिसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ईरान डील है, उससे बाहर निकल गए थे। और उन्होंने 2016 के अंदर ये कहा था कि जो ईरान है वो एक प्रकार मूर्ख बना रहा है, वो अपने न्यूक्लियर हथियार भी बना रहा है और इकोनॉमिक सैंक्शन से बच रहा है, और इसलिए वो बाहर निकल गए थे। मगर इसमें काफी सच्चाई थी कि ईरान वाकई ही कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हथियार बनाता जा रहा था, और जबकि उसको इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगे थे। और दूसरा ये भी था जो पेरिस के अंदर जो क्लाइमेट डील थी उससे भी बाहर निकल गए। तो कई चीजें वो ऐसी कर देते हैं कि मगर वो अपना देखते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट इतना आगे चले जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि वर्ल्ड के अंदर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ ये सच्चाई है, नेटो कंट्री बहुत डरती है। वो इसलिए डरती है कि उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर आप अपना डिफेंस पे जो नेटो की है 2% GDP नहीं लगाएंगे तो फिर ये मत समझना कि कल को रूस हमला करता है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो किसी हद तक वो आप कहोगे बड़ा लूज स्टेटमेंट है, मगर वो ये भी दिखा दिया कि अमेरिका अपना पैसा इतना ज्यादा खर्च नहीं करेगा, नेटो कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और नेटो कंट्री ने किया, डर के मारे उन्होंने सब ने कंट्रीब्यूट किया। वो अलग बात है जब से रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई है तो अब तो सभी बहुत ज्यादा अपने पैसा खर्च कर रहे हैं, ज्यादातर सारी कंट्री 2% ऑफ GDP कर रही है नेटो की। तो ये सच्चाई है कि वो एक मैवरिक हैं, वो एक सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो ज्यादा एडवाइजर की नहीं सुनते, वो अपनी करेंगे। मगर उनके टाइम में कुछ ही सक्सेस भी हुई। देखो उन्होंने जिस प्रकार से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो सबसे ज्यादा एक प्रकार मैवरिक हैं वर्ल्ड में। अगर कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो वो नॉर्थ कोरिया कर सकता है, वो डर है। मगर उसने उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। उसने उसके सिंगापुर में मीटिंग की, एक वियतनाम में की, उनसे मिले और उनको सोबर डाउन करके रखा। तो ये भी एक सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से बड़े सख्त लगते हैं वो एक डिप्लोमेट का मुजाहिरा और हैंडल किया। तो ये सच्चाई है कि वर्ल्ड जब आप लीडर बन जाते हैं तो आपको पूरी चीजें देखनी है, पूरी चीजें देखनी और समझनी होगी। अंचल जी, अंचल जी आपका, संजय जी आपका जी जी वाकई आपको पूरे वर्ल्ड को साथ लेके चलना पड़ेगा। शिवाज जी आपका जी
समय की थोड़ी कमी है। आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। शिवाज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि लीडर का मतलब ही ये होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना, एक मंच पर लेकर चलना, एक फोरम पर लेकर चलना, तभी वो लीडर कहलाता है। बहरहाल अमेरिका की जनता को चुनना है कि वो किसे अपना सुपर बॉस बनाती है। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।